Good evening, everybody, and welcome to the YouTube channel of Holly Education Point. फ्रेंड्स, हॉली एजुकेशन पॉइंट के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिस्ट्री के सीरीज आज से स्टार्ट किए हैं और ये वीडियो स्पेशल सी टेट, यूपी टेट, बी टेट, री टेट ऐसे जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो के यदि आप अंत तक बने रहते हैं तो आप यहाँ क्या क्या सीख पाएंगे पहले उसको जान लेते हैं। आप सीख पाएंगे लोग कहाँ रहते थे, सबसे पहले गेहूं तथा जौ का उत्पादन, सबसे पहले चावल का उत्पादन, 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर, 2500 वर्ष पूर्व नगरों का विकास, देश का नाम भारत या इंडिया इसका इतिहास और भारतीय इतिहास के स्रोत, तिथियों को लिखने की पद्धति या इतिहास और तिथियां, इन सब चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि लोग रहते कहाँ थे। एक चीज़ और मैं कंफर्म कर दूं कि आज का जो मेरा टॉपिक है उसमें हम लोग इतिहास को सीखेंगे, है ना, पढ़ेंगे नहीं बल्कि सीखेंगे, इस पे बातें करेंगे और बस यूं ही डिस्कशन में ही इस चीज़ को हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला बात है कि लोग रहते कहाँ थे। तो देखिए, कई लाख वर्ष पहले की बात है। मैं आज की 10,000 5,000 वर्ष पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि कई लाख वर्ष पहले लोग नर्मदा नदी के तट पे रहते थे और यहाँ रहने वाले जो आरंभिक लोग थे उनमें से कुछ कुशल संग्राहक थे। संग्राहक कहने का मतलब क्या हुआ कि वो इकट्ठा करते थे, मतलब सामानों को आसपास से, है ना, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। जहाँ पे जैसे ये लोग रहते थे नर्मदा नदी के तट पर, तो उसके आसपास जो जंगल था और जो जंगल में संपदाएं थी उससे वो काफ़ी फैमिलियर थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगलों के अन्य उत्पादकों का यहीं से संग्रह किया करते थे और वे जानवरों का आखेट भी करते थे। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म आया, आखेट। आखेट का मतलब होता है शिकार करना, यानी कि वो जंगली जानवरों का शिकार भी करते थे, है ना। तो अभी तक हम लोग ये सीखे कि लोग रहते कहाँ थे। तो लोग रहते थे नर्मदा नदी के तट पे कई लाख वर्ष पहले, जंगल की सामान इकट्ठा करते थे और जानवरों का आखेट करते थे। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग को ये जानना चाहिए कि सबसे पहले गेहूं तथा जौ का उत्पादन। तो इसके लिए आपको जानना होगा उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बारे में। ये जो उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियां हैं, है ना, इन क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया। कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले गेहूं तथा जौ का उत्पादन लगभग 8,000 वर्ष पहले, लगभग 8,000 वर्ष पहले लोगों ने उपजाना आरंभ किया। और कहाँ आरंभ किया? तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में, है ना, कोई जगह है वहीं पर। और वो लोग क्या करते थे, कुछ जानवरों को भी पालते थे। और वे जानवर थे कौन? भेड़, बकरी, गाय, बैल, ऐसे जानवरों को भी अपना पालतू बनाना उन्होंने शुरू कर दिया था। और वो लोग जिस जगह में रहते थे एक गांव टाइप बस गया था, मतलब वो लोग गांव में रहते थे। पूरा इन शॉर्ट यदि आप समझना चाहें इसके बारे में तो आप शॉर्ट में ये बोल सकते हैं कि यहाँ लगभग उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ, यहाँ लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसे फसलों का उपजाना आरंभ किया। ये पशुपालन करते थे तथा गांव में रहते थे। और पशुपालन में किसका? भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं का। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं
सबसे पहले चावल का उत्पादन, तो सबसे पहले चावल का जो उत्पादन किया गया था वो उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियां, उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियां, है ना। ये ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि विकास हुआ, जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया, और वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। वे स्थान कहां थे? विंध्य के उत्तर में, है ना। अब हम लोग बात करते हैं क्या 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर की। तो कह रहा है कि 4700 वर्ष पूर्व, तो इसके लिए हम लोग को चलना होगा सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के पास। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां, तो ये जो सहायक नदियां हैं, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि सहायक नदियां कहते किसको हैं। तो सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। छोटी छोटी नदियां जब एक बड़ी नदी में मिल जाती है तो वो नदियों को हम लोग कहते हैं सहायक नदियां। ये लगभग 4700 वर्ष पूर्व की बात है कि सिंधु नदियां, है ना, नदियों के किनारे आरंभिक नगर फले फूले। ये जो आरंभिक नगर हैं वो कहाँ फले फूले हैं? तो ये सिंधु नदियों के किनारे तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे फले फूले हैं। गंगा व इसकी सहायक नदियां के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ। इस पॉइंट को समझते हैं फिर से एक बार। 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगर मिले, है ना, उन नगर फले फूले। लेकिन 2500 वर्ष पूर्व गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्र के तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास हुआ। यदि एग्जाम में आपसे प्रश्न आता है कि 2500 वर्ष पूर्व कहां नगरों का विकास हुआ, तो गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्र तटवर्ती इलाकों में। अगर बात की जाए 4700 वर्ष पहले की, तो सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे। अब यदि गंगा की बात होती है, गंगा तथा इसकी सहायक नदी में एक इंपॉर्टेंट है सोन नदी, और सोन की बात आती है तो बिहार का तो बात करना ही होगा। पहले क्या था कि भारत को 16 महाजनपद में बांटा गया था, जिसमें मगध जो था बहुत ही शक्तिशाली था, है ना। यहाँ के शासक जो थे मगध के बहुत शक्तिशाली थे, और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था, जो हम लोग किस नाम से जानते हैं? प्राचीन काल में मगध के नाम से जानते थे, और वर्तमान में इसको बिहार के नाम से जानते हैं। तो होता क्या था कि यहां पर लोग काफी ज्यादा बसे रहे और काफी समृद्ध तरीके से यहां पे रहना शुरू किए। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है देश का नाम भारत। आज हम लोग अपने भारत को या तो भारत के नाम से जानते हैं या इंडिया के नाम से जानते हैं, हिंदुस्तान, यही सब नामों से जानते हैं। तो इसके पीछे के इतिहास को थोड़ा सा समझते हैं। तो कह रहा है कि अपने देश के लिए हम प्रायः क्या करते हैं? इंडिया तथा भारत, है ना, भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। ये जो इंडिया शब्द है, सबसे पहले हम लोग इंडिया पे फोकस करते हैं। इंडिया शब्द जो है वो इंडस से निकला है। किससे निकला है? इंडस। इंडस का मतलब संस्कृत में होता है सिंधु। इंडस का मतलब संस्कृत में क्या होता है? सिंधु। अब लगभग 2500 वर्ष पूर्व, फिर से चलते हैं कहां? 2500 वर्ष पूर्व। 2500 वर्ष पूर्व जो उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी और यूनानी, कौन कौन? ईरान के लोग और यूनान के लोग, उन्होंने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस, सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस, और सिंधु का मतलब इंडिया, है ना, और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। इस बात को समझिए थोड़ा सा कि 2500 वर्ष पूर्व की बात है। जो ईरानी लोग थे और यूनानी, जब वो इंडिया आए
तो इंडिया में सिंधु को वो लोग हिंदोस अथवा इंदोस कहा, और यहाँ पे पूर्व स्थित जो भूमि प्रदेश है उस भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। तो बाद में ये तो इंडिया नाम हो गया। अगला नंबर आता है भारत का। तो भारत को जानने के लिए भारत से शुरू करते हैं। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। सोचिए, उत्तर पश्चिम में जो एक समूह रहते थे, बस उस समूह के लोगों को ही भारत कहा जाता था। और इस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक कृति जो है ऋग्वेद, उस ऋग्वेद में भी मिलता है, और लगभग ये कृति 3500 वर्ष पुरानी है। और इसके बाद ये जो भारत नाम का प्रयोग है पूरा देश के लिए, भारत के लिए होने लगा। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है भारतीय इतिहास के स्रोत। यानी कि यदि आप भी चाहते हैं कि आप भारतीय इतिहास को जानें तो कैसे जानें, भारतीय इतिहास को जानने के लिए क्या करें, तो दो चीज आप कर सकते हैं जहां से आप भारतीय इतिहास को जान सकते हैं। पहला तो आप पांडुलिपियों के बारे में जानना होगा, पांडुलिपि, दूसरा अभिलेख। नेक्स्ट और बताता हूं, पहले ये दो चीज को समझते हैं, पांडुलिपि को और अभिलेख को। यानी कि अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। यानी कि अतीत में जो किताबें लिखी गई, तो सिंपल सी बात है कि पहले तो किताब हाथ से ही लिखा जाता होगा, और ये जो पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण इसको कहते हैं पांडुलिपि। पॉइंट बड़ा मार्केबल है, ध्यान देंगे कि जो किताबें हाथ से लिखी जाती थी उसको क्या कहते थे, पांडुलिपि। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट, ये जो शब्द है वो लैटिन शब्द है, मेनू है ना, मेनू, जिसका अर्थ हाथ होता है। मेनू का मतलब हाथ, मैन्युस्क्रिप्ट से निकला है। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। ये पूरा बात को एक बार फिर से समझते हैं, ये तो किताबी भाषा थी, हम लोग अपने भाषा में समझते हैं। यार पहले लोग करते क्या थे कि भोजपत्र है ना, ताड़पत्र, भुर्जपत्र। अब ये जो ताड़पत्र हिमालय क्षेत्र में मिल जाता था, है ना, ताड़पत्र अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्जपत्र, उसका छाल को लोग क्या करते थे, विशेष तरीके से तैयार करते थे, है ना। अब देखिए, तैयार करके उस पर लिखते थे, और बहुत सारा जब जमा हो जाता था तो उसको क्या करते थे, सिलाई कर देते थे, स्टिचिंग कर देते थे, और वो एक किताब जैसा बन जाता था, है ना। तो वही कहलाता है पांडुलिपि। एक इमेज आपके स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा, उस इमेज के सहारे आप समझ सकते हैं कि पांडुलिपियां कैसे बनाए जाते होंगे। नेक्स्ट अब थोड़ा सा और पांडुलिपियों के बारे में समझते हैं कि देखिए हुआ क्या है कि अतीत के बारे में पांडुलिपियों से तो जान सकते हैं, लेकिन कुछ पांडुलिपियां को क्या किया, कीड़ों ने खा लिया। अब वो भोजपत्र या ताड़पत्र का बना है तो कीड़ा तो नष्ट कर ही देगा उसको, है ना। लेकिन कुछ पांडुलिपियां अभी भी हमारे पास उपलब्ध है। तो पांडुलिपियां जो उपलब्ध है उससे हम क्या कर अतीत के बारे में जान पाते हैं। मंदिरों और ये जो प्रायः पांडुलिपियां आपको मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है। ये पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियां, विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। पांडुलिपियां में क्या क्या चीज की चर्चा मिलती है, धार्मिक मान्यताओं को, व्यवहार को, राजाओं के जीवन, औषधियां, विज्ञान, इन सब के बारे में चर्चा इन पांडुलिपियों में मिलती है। इसके अतिरिक्त महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी है ना। तो इन सब चीजों की जानकारी आपको पांडुलिपियों से मिल जाएगा। अब बात करते हैं अभिलेख का। ये अभिलेख क्या होते हैं? ये जो अभिलेख होते हैं
ये लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते थे। पहला, या तो पत्थर पर अभिलेख लिखा जा सकता है, या तो आप किस चीज पर लिख सकते हैं, कोई भी कठोर धातु, है ना। जैसे में अब क्या हो सकता है, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, कांसा, इन सब का प्लेट, इन सब के प्लेट पे आप अक्षरों को वो लोग क्या करते थे, खोद के लिख देते थे। तो ये कहलाते हैं अभिलेख, है ना। ये जो है कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के भी अभिलेख मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुष ने अपने कार्य का विवरण किए हैं। ये सब पॉइंट ही कभी कभी क्या करता है, हमारे एग्जाम में लिख देता है, और यदि आप इसका डीप स्टडी नहीं रखेंगे तो आपका क्वेश्चन हल नहीं हो पाएगा। तो इसको जानना बहुत जरूरी है ना। और शासक जो लड़ाइयां लड़ते थे उस लड़ाइयों को भी क्या करते थे, इसमें उत्कीर्ण करवाते थे। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। और नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है हमारा, कि इसके अलावा पुराने इमारतें, मूर्तियां, सिक्के, बर्तन, आभूषण, चित्र, साहित्य, ये सब भी स्रोत हैं। इस स्रोत से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इतिहास को जान सकते हैं। और थोड़ा सा इसी लगे हाथ हम लोग बात कर लेते हैं पुरातत्वविदों का भी। पुरातत्वविद क्या करते हैं, वो जानवर, चिड़िया, मछलियां, ये सब का हड्डियां भी ढूंढते हैं। उनसे भी जानने में बहुत हद तक के मदद मिलती है। तो ये इतना हम लोग समझे हैं। अब हम लोग एक चीज और समझते हैं, और वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा, नेक्स्ट नहीं इसी में बताएंगे, तिथियों का मतलब। अगर कोई आपसे पूछे तिथि के विषय में, तो तिथि के विषय में अभी के पूछे तो हम लोग यही बोलेंगे 2000 ईस्वी है ना। 2000 इस तरह से कोई वर्ष बताएंगे। वर्ष की यह गणना जो है, समझते हैं वर्ष के तिथियों के इतिहास को। इसकी गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का मतलब यह हुआ कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद और ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व कहलाती है, या ईसा पूर्व के रूप में मानी जाती है। तो ये तो तिथियों का इतिहास हुआ। अब थोड़ा सा एक और बात इसमें समझते हैं इतिहास और तिथियां को। बोल रहा है कि अंग्रेजी में बीसी और हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, और इसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं ईसा पूर्व। कभी कभी तुमने कभी कभी आप क्या किए होंगे कि एडी देखे होंगे, है ना, एडी। तो एडी का मतलब हुआ एनो डोमिनी। ये दो लैटिन शब्द से बना है, एनो डोमिनी। इसका मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है, जन्म के वर्ष से है एनो डोमिनी का मतलब। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी के जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षर का प्रयोग कॉमन ईरा, बीसीई बिफोर कॉमन ईरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देश में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के रूप में इसका प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले के लिए भी किया जाता है। तो ये आज कुछ हम लोग देख रहे थे, है ना, भारतीय इतिहास को। और इसमें हम सारा आज टॉपिक मैं अपना लिया हूं क्लास 6 से। तो चलिए एक बार 10 सेकंड में हम लोग 15 सेकंड में रिपीट कर लेते हैं। कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व हुआ। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व, और वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व। अब आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन लगा है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। नर्मदा, मगध, गारो की पहाड़ियां, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां, गंगा घाटी। चलिए आपको इसमें मिलता है 10 सेकंड का समय,
और 10 सेकंड बाद मैं इसको सम्मिलित करके फिर से स्क्रीन पर लगाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।